नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का ये पहला चैप्टर था। तो आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट है या आवास स्थान है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, लाभ क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो ये सब कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है और सुनना है। जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु। सबसे पहले हमें यहां पर पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ध्यान से इसको सुनना है। पूछा जाता है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो ऐसा जीव, ठीक है, एक ऐसा जीव जिसे हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। तो यहां पर अगर मैं बताऊं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या टाइनी, ऑर्गेनिज्म होता है जीव यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, छोटा, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा जीव, इतना छोटा कि उसको हम ऐसे देख नहीं सकते खुली आंखों से। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अ माइक्रोब। तो हमें जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उस जीव को देखने के लिए, ठीक है, या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव होता क्या है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम जो है अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो जो आपके सूक्ष्म जीव है उनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, ग्रुप में। कौन कौन से है ये वर्ग देखते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगी जिनको कवक बोला जाता है, प्रोटोजोआ और एल्गी, एल्गी को बोला जाता है शैवाल। तो ये 4 मेन ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे बैक्टीरिया, तो यहां पर स्पाइरल बैक्टीरिया दिखाया गया है और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यहां पर दिखाए गए हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गी में यहां पर क्लेमाइडोमोनास दिखाया गया है और स्पाइरोगायरा, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी में ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मतलब जो आपके जो ब्रेड होता है उसके ऊपर लगती है जाली सी, ठीक है, सफेद और हरे रंग की, तो ये ब्रेड मोल्ड होती है। पेनिसिलियम आप यहां पर देख पा रहे हैं और एस्परजिलस आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो वायरस की अगर हम बात करें, जो कि ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन ये इन चारों से अलग है। कैसे अलग है इसके बारे में जानते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जो यानी विषाणु, ये जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, ये भी कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे डिफरेंट होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो जो ये वायरस होता है, विषाणु होता है, ये सिर्फ कहां पर, होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब ये अकेले नहीं रहता है ऐसे, ठीक है, मतलब अकेले अगर होगा तो ये अपने आप को 1 से 2, 3, 4, मतलब इसकी ग्रोथ में जो है डेवलप, मतलब ग्रोथ नहीं होगी इसकी। अगर ये किसी की बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, जिसकी बॉडी के अंदर जाएगा उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। मान लो ह्यूमन के अंदर कोई वायरस चला गया तो ह्यूमन क्या हो गया उसके लिए, होस्ट, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर चला गया तो वहां पर ये रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 हजारों की संख्या में अपने आप को पैदा करेगा, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत है। अब वो जो होस्ट सेल है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल्स भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी इसका होस्ट हो सकता है। होस्ट को बोलते हैं आपके परपोषी, ठीक है। अगर बात करें यहां पर कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। तो जनरल से कुछ यहां पर रोग जैसे
कोल्ड हो गया आपका, ठीक है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, और जो खांसी लगती है वो वायरस के द्वारा ही कॉज की जाती है, ठीक है। इसके कारक क्या होते हैं? विषाणु होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। अगर हम बात करें कुछ विशेष डिजीज की, जैसे पोलियो हो गया आपके, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa या protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease। तो अगर हम बात करें डायसेंट्री की और मलेरिया की, तो इसको कॉज करते हैं कौन? प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलती है। अगर बात करें टाइफाइड की और ट्यूबरक्लोसिस की, तो जिसको टीबी भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा ये होते हैं। तो यहां पर आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। जो आपके सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सेल से बने हुए हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सिंगल सेल से बने होते हैं। अगर हम कुछ एल्गी की बात करें, कुछ शैवाल है, और प्रोटोजोआ, तो ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा, पैरामीशियम है। अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि वो सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होता है, उसके अंदर पूरी की पूरी एक्टिविटीज होती है, वो इंजेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, और एक्सक्रीशन, ठीक है ना, एक्सक्रीट भी करता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर भी ये हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कई एल्गी जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है, और फंगी जो है आपके वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy land। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, ठीक है। बात अगर करें हम आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर, ठीक है, बर्फीली जगह से लेकर ये हॉट स्प्रिंग, ठीक है, जो गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट, डेजर्ट यानी मरुस्थल में भी ये पाए जाते हैं, और मार्शी लैंड में, मार्शी लैंड मतलब दलदलीय जो भूमि होती है या क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं, पानी वाले, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एनिमल्स की शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, या अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर के अंदर भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ एक जो है कैसे होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, अकेले में, ठीक है। बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम किस तरह से जो है हमारे साथ इनका रिलेशन रहता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। तो हमारे जीवन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ एक जो है हमारे लिए कई तरह से क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कई जो है हमारे लिए हार्मफुल भी है, जो कि क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, डिजीजेज कॉज करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहले हम बात करेंगे, जो हमारे लिए कैसे है, जो हमारे फ्रेंड है, ठीक है, मित्र, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे है? फ्रेंडली है, वो कौन कौन से है, ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। तो कई कामों में जो है या कार्यों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो इनका यूज हम, ठीक है, जैसे कर्ड होती है दही बनाने के लिए, ब्रेड के लिए, ठीक है ना, ब्रेड जब बनता है उस वक्त इसका यूज होता है। केक्स, जब केक बनता है, ठीक है, उसमें भी इनका यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने में भी ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेज एक्सेट्रा, ठीक है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें तो जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जीवाणु क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर बात की, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जीवाणु क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कार्बनिक जो अवशिष्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील, हमारे सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल, ठीक है, तो जानवरों के जो अवशेष होते हैं, या फिशेज, ठीक है, जिसको विष्ठा बोला जाता है, यानी टॉयलेट वगैरह जो
हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं, ठीक है, अपघटित करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, हार्मलेस, ठीक है, जो कि हमारे के लिए हानिकारक नहीं है, ऐसे सब्सटेंस में इसको चेंज करते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो जीवाणु जो है आपके, उनको औषधि बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो अगर हम कृषि में अगर बात करें तो जो आपके जीवाणु है, ठीक है, वो सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, भूमि को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। किस तरह, जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखना है लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया दैट फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका दूध है उसको दही में चेंज करता है, ठीक है, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की अगर बात करें, ईस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन ऑफ मैनी फूड आइटम। द प्रोसेस बाय विच शुगर चेंजेस इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ईस्ट जो है आपका, खमीर जिसको बोला जाता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो फूड होते हैं, भोजन होता है, उसमें जो शुगर होता है, ठीक है, उसको अल्कोहल में चेंज करता है, जिसको फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। उनको फर्मेंटेशन में जो है हेल्प करता है फूड की, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच शुगर चेंजेस इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुगर जो है यानी चीनी चेंज होती है किसमें, अल्कोहल में, उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन, ठीक है, किण्वन। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो ये शुगर है, कौन सी शुगर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो नेचुरल शुगर हमारे ग्रेन्स में या प्लांट्स में जो होती है उसको चेंज करता है किसमें, अल्कोहल में, कौन, ईस्ट, उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। व्हेन ईस्ट इज एडेड टू बैटर ऑफ केक, इडली, पकौड़ा, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रेस्पिरेशन बाय ईस्ट। जब हम ईस्ट को डालते हैं केक में, ठीक है, यानी आटा जो हम यूज करते हैं अगर उसमें हम डाल दें, ठीक है, ईस्ट को अगर डालते हैं तो क्या होता है कि भी ये ईस्ट जो है रेस्पायर करता है उसके अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन उसमें होती है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स बबल इन डफ और बैटर विच मेक फ्लफी केक, ब्रेड, इडली और डोसा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो बबल क्रिएट करती है हमारे जो आटा होता है उसके अंदर, और उसको फुलाने में जो है हेल्प करती है, ठीक है, जैसे केक वगैरह, ब्रेड, इडली, डोसा आपने देखा होगा फूले हुए होते हैं, ठीक है ना। फर्मेंटेशन आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम फ्रूट जूस, शुगर केन जूस और फ्रॉम सीरियल्स। जो फर्मेंटेशन है, हमने पहले भी बात की, जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये हेल्प करती है अल्कोहल की प्रोडक्शन के में, ठीक है ना। अल्कोहल जो बनता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है, ठीक है। तो जो फ्रूट जूस होते हैं, आपके फलों के जो रस होते हैं, शुगर केन जूस, ठीक है, गन्ने का रस, या फिर कुछ ऐसे सीरियल्स, ठीक है, उनमें जो शुगर होती है उसको चेंज करता है किसमें, ये अल्कोहल में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू मेक वाइन, बियर एंड अदर अल्कोहल प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रक्रिया है ये वाइन को बनाने के लिए, बियर वगैरह, ठीक है, या और दूसरे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, ठीक है, शराब के जो उत्पादन है, ठीक है, उसको बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहां पर लुईस पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर थे, उन्होंने जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर की थी। फर्मेंटेशन जो है ये डिस्कवर की थी किसने, लुईस पास्चर ने। कब, 1857 में, 1857 में, याद रखना है। एंटीबायोटिक की बात करें, यानी प्रतिजैविक जिसको बोला जाता है, एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक इसको ध्यान में रखना है और सुनना है ध्यान से। द मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऐसी औषधि या फिर ऐसे सब्सटेंस भी हम बोल सकते हैं जो कि क्या करता है, किल्स करता है, खत्म कर दे या फिर स्टॉप कर दे, रोक दे किसकी ग्रोथ को, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ को खत्म कर दे या फिर उनको रोके, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। दीज डेज आर नंबर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो आज कल अगर हम देखें तो बहुत सारी जो एंटीबायोटिक है वो बनाई जाती है किससे, बैक्टीरिया और फंगी से, ठीक है, जीवाणु और कवक से।
एग्जाम्पल के लिए यहां पर कुछ नाम है एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक की, याद रखने। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन 1929 कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे जो जीवाणु डिजीज कॉज करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो एक कल्चर प्लेट होती है जिसके ऊपर ये स्टडी कर रहे थे बैक्टीरिया की। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कुछ है स्पोर, ठीक है ना, बीज, बीज जैसे या बीजाणु जिनको बोलेंगे हम, किसके, ग्रीन मोल्ड के, ठीक है, हरे फफूंद के कुछ बीज जो है वो पैदा हो गए थे उसके ऊपर। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये देखा कि भी जो आपके फफूंद लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है, जीवाणु को उत्पन्न करने से रोक रहे हैं, ठीक है ना। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये भी देखा कि कई बैक्टीरिया को तो ये फफूंद खत्म भी कर रहा है, ठीक है, मार रहा है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से इस फफूंद से जो है पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। तो ये पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको थोड़ा सा गाइड किया गया है, आपने ये ध्यान में रखनी है ये बातें। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये जो है हमेशा याद रखना है कि जब भी एंटीबायोटिक आप ले तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, ठीक है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा जब आपको कहा गया कि आपको इतनी जो है इसका डोज लेना है एंटीबायोटिक का, तो आपने वो कोर्स पूरा करना है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और in wrong doses it may make the drug less effective when you might need it in future। तो अगर आपने एंटीबायोटिक को उस वक्त लिया जब इसकी जरूरत नहीं होगी, या फिर आपने इसका गलत डोज जो है वो ले लिया, तो क्या होगा कि जब भी आपको फ्यूचर में अगर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो उस समय ये इफेक्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप जब जरूरत नहीं होगी एंटीबायोटिक की उस वक्त अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जो लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु होते हैं, उनको भी खत्म कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो एंटीबायोटिक होती है वो आपके जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों में इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है वायरस के द्वारा पैदा की जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वैक्सीन की, यानी टीका, ठीक है। आवर बॉडी हैज द एबिलिटी टू फाइट डिजीज। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो रोग के साथ लड़ सकती है, ठीक है। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी produces antibodies to fight a disease causing microbes which may enter our body। तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो एंटीबॉडीज, ठीक है ना, उसको पैदा करती है ताकि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर गया है उसके साथ वो लड़ सके, ठीक है। while doing so our body remember to fight in future for the entry of that microbe। तो ये सब करते हुए हमारी बॉडी ये सीख जाती है कि भी जब फ्यूचर में हमारी बॉडी में वो माइक्रोब जब एंटर करता है तो उससे कैसे लड़ा जाए, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज यूटिलाइज्ड टू मेक वैक्सीन अगेंस्ट वेरियस डिजीज। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वैक्सीन को बनाने के लिए यूज किया जाता है कई बीमारियों के खिलाफ। यहां बात करें वैक्सीन की, अ वैक्सीन मेड बाय अ वीक और किल्ड स्ट्रेन ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। जो वैक्सीन है यानी टीका, वो कैसे तैयार किया जाता है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको किल किया जाता है, ठीक है, उसको मारकर जो है या उसको कमजोर करके ये वैक्सीन जो है तैयार की जाती है, ठीक है। टीका उस तरह से तैयार किया जाता है। मान लो कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, उस माइक्रोब को खत्म करना है तो उसी से जो है वैक्सीन बनती है। व्हेन अ वैक्सीन इज
इनोकुलेटेड इन द बॉडी प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। जब वैक्सीन को जब बॉडी के अंदर डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को क्या करती है, प्रिपेयर करती है इसके खिलाफ। दस द बॉडी लर्न एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट विद दैट माइक्रोब इन फ्यूचर। तो इस तरह से हमारी बॉडी जान जाती है कि किस तरह से इस माइक्रोब के खिलाफ फ्यूचर में लड़ा जाए। दस वैक्सीनेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो इस तरह से जो है टीकाकरण जो है हेल्प करता है किसी भी विशेष जो रोग होता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, या रोकने के लिए। आगे बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कैसे हेल्पफुल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में हमारी है, ठीक है, सॉइल में। तो अगर हम बात करें राइजोबियम की, याद रखना है राइजोबियम बैक्टीरिया है जो, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो आपके राइजोबियम है, याद रखना, ये एक बैक्टीरिया है जो कि रूट में होता है, किसके, लेग्यूमिनस प्लांट के, जो आपकी दालें वगैरह है, ठीक है, उनकी रूट्स में होते हैं। उनकी रूट्स में क्या होती है, गांठें जैसी होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है राइजोबियम। इसका काम क्या है, दीज बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं सॉइल में, जो कि प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन वगैरह बनती है वो नाइट्रोजन के उपस्थिति में ही बनती है, ठीक है। Thus these microbes help in improving soil fertility। तो इस तरह से ये माइक्रोब जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भूमिका निभाते हैं। मेनी माइक्रोब फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स है, ठीक है, या एनिमल्स के डेड बॉडीज वगैरह है उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर ग्रो करते हैं। Thus these microbes play the role of decomposer। तो इस तरह से जो है ये माइक्रोब्स जो है क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स की भूमिका निभाते हैं, यानी अपघटन करते हैं इन अवशेषों का, ठीक है, एनिमल्स की बॉडीज का और प्लांट्स के। जैसे पत्तियां वगैरह गल सड़ जाती है, वो सब कुछ क्या है, वो माइक्रोब्स जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Thus microbes help in clearing organic waste from our surrounding। तो इस तरह से जो है सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे जो वातावरण है या आसपास का जो एरिया है उसको साफ रखने में हेल्प करता है, ठीक है। डेड कैटल वेस्ट फ्रॉम मीट एंड फिश शॉप, वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट्स एटसेट्रा आर डिकम्पोज बिकॉज ऑफ माइक्रोब। तो अगर हम बात करें जैसे आपके डेड कैटल हो गए, मरे हुए जानवर, जो मीट शॉप से, मीट मार्केट से जो अवशेष, ठीक है, अवशिष्ट यानी वेस्ट आता है, या फिश शॉप से जो वेस्ट आता है, या फिर आपकी वेजिटेबल मार्केट से जो वेस्ट आता है, ठीक है, छिलके वगैरह, तो उन सबको डिकम्पोज करने में जो है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर आप देख लें, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर दिखाया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करती है सॉइल में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो कई तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एक सूक्ष्म जीव जो है बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, इंसानों में, पौधों में और जानवरों में भी, ठीक है। तो सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन, यानी रोगाणु बोलते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो इंसानों में जो है कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजन है, रोगाणु है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं हवा के जरिए जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसके जरिए, या फिर पानी के जरिए जो हम पीते हैं, या फिर आपके भोजन के जरिए जो हम खाते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं इन चीजों से ही ये फैलते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाए, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ जाए, या फिर कोई ऐसा जानवर है जिसको बीमारी है, ठीक है, तो भी यह हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। माइक्रोबायल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन, ठीक है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस।
ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे रोग जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैले, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर छूने से, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से, तो उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी संचरणीय रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज के एग्जाम्पल है कोलेरा यानी हैजा, ठीक है, कॉमन कोल्ड जुकाम वगैरह, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, टीबी। तो ये जो एग्जाम्पल है किसके, कम्युनिकेबल डिजीजेज के। यहां पर चार्ट आपके सामने है कि कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है और इसका ट्रांसमिशन मोड है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है, हवा के द्वारा ये फैलती है। और मीजल्स की बात करें जिसको खसरा बोला जाता है, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है और ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान पर ये फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें तो वायरस डिजीज है ये, ठीक है, वायरल डिजीज है, एयर और छूने से, ठीक है ना, हवा से और छूने से, ये कांटेक्ट से ये होती है। पोलियो की बात करें तो वायरस जो है ये भी वायरस के द्वारा फैलती है, पोलियो जो डिजीज है, एयर और वाटर के थ्रू, ठीक है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैल सकती है, ठीक है। तो अगर इसके हम प्रिवेंटिव मेजर की बात करें कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं जनरल सी सामान्य तरीके में, तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल belonging of the patient away from those of the other, vaccination to be given at suitable ages। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है बिल्कुल अकेले में रखना है, आइसोलेशन में रखना है, ठीक है, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए उसको, ठीक है ना, मतलब उसको किसी दूसरे संपर्क में नहीं रखना है, ठीक है, और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जो है उसको देना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कोलेरा की, ठीक है, यानी हैजा, तो बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगर कोलेरा की बात करें तो ये वाटर और फूड इन दोनों से जो है फैलता है, मतलब ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे पर्सन में। और वाटर के जरिए टाइफाइड का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, तो अच्छी आदतें होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए हमारा वातावरण। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो पका हुआ भोजन खाना है, पूरी तरह से जो पका हुआ हो, और उबला हुआ पानी, ठीक है ना, उबाल कर जो है पानी पीना है। और वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है समय पर होनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो वायरस के द्वारा फैलता है, वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाता है, ठीक है ना, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी पर अगर वाटर में ये वायरस प्रेजेंट हुआ तो वो जो हेल्दी पर्सन होगा वो भी बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ड्रिंकिंग के लिए जो हमें उबला हुआ पानी पीना है, ठीक है। मलेरिया की अगर बात करें तो जो मलेरिया है इसका पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के जरिए ये फैलता है। और मॉस्किटो इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर जो है ये मॉस्किटो के जरिए फैलता है। अगर बात करें मलेरिया की तो मलेरिया का जो मॉस्किटो जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो है फीमेल एनोफिलीज। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। तो इसके लिए आप मॉस्किटो, ठीक है, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट, ठीक है ना, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, या उनको भगाने के लिए कोई ऐसा रिपेलेंट या इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, कीटनाशक का स्प्रे हम कर सकते हैं। और इनके ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी सराउंडिंग में पानी को इकट्ठा ना होने दें। आगे बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। अगर हम बात करें तो कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जो ना कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में ही बीमारियां फैलाते हैं बल्कि एनिमल्स में भी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमन और कैटल्स, ठीक है ना, जानवरों और इंसान में होती है और इसको बैक्टीरिया फैलाता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। अगर हम फुट और माउथ, ठीक है, खुर और मुंह के अगर रोग की बात करें जो जानवरों में होता है तो ये वायरस के द्वारा होता है। यहां पर आपने ये पॉइंट याद रखना है। रॉबर्ट कोच
ठीक है, रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में ये बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसके द्वारा कि एंथ्रैक्स डिजीज जो है वो पैदा होता है। ठीक है, तो याद रखना है। कुछ प्लांट डिजीज की बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है प्लांट्स में होती है। सिट्रस कैंकर की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के जरिए ये फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है एयर, मतलब एक से दूसरे पर ये फैलती है हवा के जरिए। रस्ट ऑफ व्हीट की बात करें तो फंगी जो है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंगस के जरिए ये फैलती है और एयर और सीड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ये ली जाती है। ठीक है, मतलब हवा के जरिए और बीज, ठीक है ना, जो बीज होते हैं उसमें ये अगर फंगस होगा, ठीक है, तो ये दोबारा से जो है उस पौधे में जो है हो सकता है। येलो बीन्स मोजाइक ऑफ भिंडी यानी ओकरा की अगर बात करें तो ये वायरस के जरिए फैलते हैं और इंसेक्ट जो है इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो टॉक्सिक यानी विषैले सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ को जो है हमारे भोजन में पैदा करते हैं। कंज्यूमिंग अ फूड आइटम विद टॉक्सिक सब्सटेंस कैन रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग। तो अगर हम ऐसे भोजन को कंज्यूम करेंगे जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, ठीक है, विषैले पदार्थ अगर उसमें होंगे बैक्टीरिया के द्वारा पैदा किए हुए, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, भोजन विषाक्तता हो जाती है। फूड पॉइजनिंग इज अ सीरियस केस एंड नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। तो जो ये फूड पॉइजनिंग होता है ये काफी सीरियस केस होता है और इसमें जो है हॉस्पिटल तुरंत जो है हमें जाना चाहिए। लेक ऑफ टाइमली केयर इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग में प्रूव फैटल। तो अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम बरतें तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है, यहां तक कि हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे कि अपने भोजन को हम किस तरह से लंबे समय तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो टेक्निक टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ अ फूड आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो ऐसे तरीके जिसमें हम अपने भोजन को काफी लंबे समय तक, ठीक है ना, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सॉरी। We know that microbes proliferate very fast in presence of food, moisture, oxygen and ambient temperature. तो हमें पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सबसे फास्ट, ठीक है ना, उनकी जो ग्रोथ होती है वो मॉइस्चर, अगर जहां पर मॉइस्चर है वहां पर ऑक्सीजन जहां होगी, एम्बाइंट टेम्परेचर जहां पर होगा, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, ना कम ज्यादा गर्म ना कम, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है हमारे माइक्रोब जो है वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। All the method of food preservation are aimed at ruling out the food moisture, oxygen and ambient temperature for microbes so that they won't proliferate. तो ये जो कंडीशन है मॉइस्चर, ऑक्सीजन और आपका जो टेम्परेचर, ठीक है, तो अगर इनको इस तरह की कंडीशन ना मिले, ठीक है, तो हम अपने जो फूड को है काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सम कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो कुछ यहाँ पर कॉमन मेथड दे रखे हैं फूड प्रिजर्वेशन के कि हम किस तरह से अपने भोजन को बचा सकते हैं। तो सन ड्राइंग सबसे पहले आता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ये काफी प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये मेथड। सन ड्राइंग हेल्प्स इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। तो धूप में जब हम सुखाते हैं, अपने भोजन को रखते हैं, तो उससे मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, जो नमी उसमें होगी वो हट जाती है। ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन बिफोर स्टोर्ड। जब हम अपने अनाज को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले उसको हम, ठीक है, अनाज को जैसे गेहूं वगैरह कुछ भी होगा तो उसको हम धूप में सुखाते हैं ताकि उससे नमी गायब हो जाए, ठीक है। मैनी वेजिटेबल आर ऑल्सो सन ड्राइड सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन ऑफ सीजन। तो कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, नमी उससे गायब हो जाती है और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं ऑफ सीजन में भी। जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कुछ नेचुरल चीजें हम लेते हैं, ठीक है, जैसे एगारिकस वगैरह हो गया आपका, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको हम धूप में सुखाएंगे, ठीक है, या गुच्छी वगैरह का एग्जांपल ले लो आप, अगर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसको कभी भी आप फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल मेथड की अगर बात करें, सम केमिकल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। कुछ ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं जो हमारे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। These chemicals are used in pickles and jam to preserve them. तो ये
केमिकल जो है हमारे अचार में और जैम जो होते हैं उसमें यूज होते हैं। सॉल्ट, एसिड एंड ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो नमक, एसिड और ऑयल, ठीक है ना, नमक हो गया आपका, अम्ल हो गया और आपका तेल हो गया, इसको हम जो है अपने भोजन को प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रिजर्वेटिव के, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये याद रखना है, ये दो फूड प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन की के हम कॉमन सॉल्ट के द्वारा भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ फूड आइटम इज केप्ट इन प्लेंटी ऑफ सॉल्ट, वाटर फ्रॉम फूड कम्स आउट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें अपने भोजन को अगर हम ज्यादा नमक में रख लें तो क्या होगा, जितना भी पानी उसमें होगा हमारे फूड में वो बाहर आ जाता है नमक की ओर, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। इट रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम। तो इससे क्या होगा कि फूड में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी निकल जाता है। अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अगर पानी नहीं होगा, नमी नहीं होगी हमारे भोजन में, तो वो क्या होगा कि जो माइक्रोब्स जो मॉइस्चर में जो पैदा होते हैं वो पैदा नहीं होंगे उसमें। मीट, फिश, मीट एंड पिकल्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट। तो मछलियां, मांस और अचार जो है देखा होगा आपने, उसमें नमक ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। फिश फिश की अगर हम बात करें तो फिश जो आपकी रॉ फिश होती है, मीट होता है, उसमें अगर नमक हम रगड़ ले बाहर से तो वो जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर प्रिजर्व फूड बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर इन फूड, जैम, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर। तो इन चीजों में जो है जैम, जेली, स्क्वैश जो होते हैं उसमें शुगर ऐड किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो तेल और विनेगर, सिरका, ठीक है, उसको हम जो है यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, ठीक है। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द टॉप ऑफ फूड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द फूड। तो जो तेल की जो लेयर होती है, ठीक है, फूड के ऊपर, तो वो ऑक्सीजन को फूड तक पहुंचने में जो है क्या करती है, रोकती है, क्योंकि सम माइक्रोब्स डू नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कई ऐसे आपके माइक्रोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन अगर ना हो तो वो जी नहीं सकते, ठीक है। सम माइक्रोब्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड थस विनेगर इज एन इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव। तो कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, अम्लीय वातावरण में नहीं मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए विनेगर को जो है इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। विनेगर जो होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक विशिष्ट तापमान पर ही जो है सर्वाइव करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर बिकम टू लो और टू हाई, अगर टेम्परेचर को ज्यादा कम कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे टेम्परेचर को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हीटिंग अ फूड आइटम और फ्रीजिंग अ फूड आइटम दस हेल्प इन प्रिजर्वेशन। तो आपने देखा होगा अगर बहुत ज्यादा गर्म करें हम फूड को, ठीक है, या फिर फ्रिज वगैरह में रखे फूड को, तो काफी लंबे समय तक जो है हमारा फूड सेफ रहता है। इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड मिल्क इज बॉइल्ड ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे टू प्रोलॉन्ग इट्स शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो आपने घरों में देखा होगा कि दूध को जो है 2 या 3 बार जो है दिन में उबाला जाता है ताकि वो काफी लंबे समय तक जो है बढ़िया रह सके। मिल्क इज पेस्चराइज्ड बिफोर बीइंग पैक्ड। जब मिल्क को पैक किया जाता है, जो आप बाजार में देखते हैं थैलियों में मिल्क आता है, डब्बों में आता है, ठीक है, उसको पहले पेस्चराइज किया जाता है, ठीक है। तो पेस्चराइज होता क्या है, पेस्चराइजेशन, ठीक है। पेस्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट एंड इज देन क्विकली कूलिंग डाउन द मिल्क। तो यहाँ पर दूध को पहले 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है खूब, और एकदम से उसको ठंडा किया जाता है, तो उसको पेस्चराइजेशन बोलते हैं। पेस्चराइजेशन हेल्प इन किलिंग द माइक्रोब्स विच मे बी प्रेजेंट इन मिल्क। जो आपका पेस्चराइजेशन प्रोसेस है वो उन माइक्रोब्स को खत्म करता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करें, सम फूड आइटम आर स्टोर्ड इन एयर टाइट बैग या पैकेट सो दैट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रोब। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको मतलब ऐसे पैकेट्स में
पैक किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, ठीक है, ताकि वो काफी लंबे समय तक जो है सेफ रह सके और माइक्रोब्स उनके ऊपर ग्रो ना कर सके। सम फूड आइटम्स आर पैक्ड इन केन्स अलोंग विद सम प्रिजर्वेटिव्स। कुछ फूड आइटम को जो है केन वगैरह में जो है स्टोर किया जाता है। ऑयली फूड सच एज पोटैटो चिप्स इज पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट विच आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। जो आप ये चिप्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, कुरकुरा, लेज वगैरह, ठीक है, तो ये ऑयली फूड होता है, ठीक है, तेल इसमें होता है और इसको जो है एयर टाइट पैकेट में जो है फिल किया जाता है, मतलब हवा उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है ताकि जो हमारा फूड है वो खराब ना हो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द ऑयली फूड फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड। तो जो ये ऑयली फूड होता है तो नाइट्रोजन गैस इसको बचाती है खराब होने से, ठीक है, रेंसिड होने से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, लास्ट ये हमारा यहां पर पॉइंट है। आवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन। तो ये सबको पता होगा कि 78% जो है नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में है या एटमॉस्फेयर में है। बट ग्रीन प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसेस नाइट्रोजन। तो जो हमारे हरे पौधे हैं, ठीक है, वो गैसेस नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं। गैसेस नाइट्रोजन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सो दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन। जो गैसेस नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में सॉरी, तो गैसेस जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके उसका, ठीक है। The process of converting nitrogen into compounds which can be taken up by green plant is called nitrogen fixation, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैसेस नाइट्रोजन को कंपाउंड्स के रूप में जो है यूज किया जाए और में कन्वर्ट किया जाए और जो प्लांट्स है वो उसका यूज कर सके, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के? तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, हमने बात की थी राइजोबियम की पहले भी, कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये गैसेस नाइट्रोजन को कंपाउंड में नाइट्रोजन के कन्वर्ट करता है। सच नाइट्रोजनस कंपाउंड गेट डिपॉजिटेड इन सॉइल। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लाइटनिंग सम ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर गेट कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जब आपकी बिजली कड़कती है, ठीक है, चमकती है आसमान में, जब वर्षा होती है, उस समय भी जो हमारी गैसेस नाइट्रोजन है वो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के चेंज हो जाती है। सच नाइट्रोजनस कंपाउंड रीच द सॉइल एंड अलोंग विद द रेन वाटर। तो ऐसी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ये पानी के साथ जब बारिश होती है तो हमारी सॉइल में पहुंचते हैं। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल। तो ये सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स मेक प्रोटीन एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम नाइट्रोजन। तो प्रोटीन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं नाइट्रोजन का, या दूसरे महत्वपूर्ण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। नाइट्रोजन रिचेज द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन। तो फूड चेन के जरिए भी जो नाइट्रोजन दूसरे जानवरों के या जीवों में पहुंचते हैं। फूड चेन मतलब भोजन श्रृंखला। अ मेजर पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजन का जो है वेस्ट, नाइट्रोजन को जो है एनिमल्स और प्लांट्स रिमूव करते हैं जब वो अपने वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज सेंट बैक टू द एनवायरनमेंट व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट डिकम्पोज। तो बाकी जो पोर्शन रहता है नाइट्रोजन का, ठीक है, वो उस समय हमारी धरती में मिल जाता है जब कोई जीव या फिर कोई प्लांट जो है वो मर जाता है, ठीक है, तो डिकम्पोज होके वो हमारी सॉइल में ही मिल जाता है। तो यहां पर आप नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लो। द साइकिल ऑफ इवेंट्स बाय विच नाइट्रोजन इज चैनलाइज्ड इनटू द लिविंग वर्ल्ड एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो ऐसा साइकिल, ठीक है, जिसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो लिविंग वर्ल्ड से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से जो है लिविंग वर्ल्ड तक पहुंचे, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। तो हमने बात की थी कि सॉइल में कैसे फिक्स होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये सॉइल में जो है इसको फिक्स करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड के जरिए, ठीक है, मतलब बनाकर। तो ये सॉइल में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के रूप में जो है ये सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे, या फिर लाइटनिंग के जरिए, ये आप यहां देख रहे हैं। और इसका यूज करेगा कौन? प्लांट्स इसका यूज करेगा।
और एनिमल जो है प्लांट को खाएगा, उसके अंदर जो नाइट्रोजन पहुंचेगी, फिर एनिमल्स जब उसका जो नाइट्रोजन वेस्ट है या फिर जब उसकी डेथ हो जाती है या वो एक्सक्रीट जब करता है तो ये वापस से सॉइल में पहुंच जाता है और सॉइल से फिर से बैक्टीरिया ही जो है इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।